तो आज आए हैं इतने सारे नालायक एक साथ। आ हा, आ जाएगा मज़ा। तो आज हमें करने हैं फंडामेंटल्स के, यानी पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल दूंगा मैं, सॉल्व करना है आपको। तो अब पता चलेगा कि जितनी पढ़ाई कर ली, जितना सब कुछ देख लिया, तो उसमें कितना सीखा, कितने पानी में हो, कितना आता है, कितना नहीं आता। ठीक है। तो प्योर हेडिंग डाल दो रजिस्टर के अंदर, फंडामेंटल्स कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपके बिल्कुल दिमाग के सारे घोड़े खोल दूं जो हर कॉन्सेप्ट से संबंधित हो सकते हैं। तो फटाफट से बस रजिस्टर निकाल के आप आ जाओ। तो लिखो एग्जाम्पल 1 में x and y are 2:1 partners. उसके नीचे कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2020, कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2020, x की कैपिटल 3 लाख, y की कैपिटल 2 लाख। उसके नीचे विड्रॉल ऑफ कैपिटल 40,000 और 15,000। उसके नीचे ड्राइंग्स 20,000 और 30,000, 30,000। उसके नीचे एडिशनल कैपिटल 10,000 और 20,000। और उसके नीचे प्रॉफिट्स क्रेडिटेड 5,000 और 5,000। ठीक है। तो मतलब दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:1, और उन पार्टनर्स के बारे में हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। अब क्या निकालना है, नीचे लिखना है फाइंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। केस 1, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अभी किताब है, आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर का सहारा ले सकते हैं अगर अब आपने वो कभी जीवन में बनाया हो। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं अगर आपका इंटरनेट अभी चल रहा है। मतलब जो करना है करो। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे एक्स और वाई की ओपनिंग कैपिटल पहले आपको निकाल के दिखानी है। ठीक है। चलो, तो सवाल अब आपके सामने है। ठीक है। बाकी जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता उन्हें मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। कैपिटल्स ऑन 31 मार्च का मतलब ये होता है कि ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है। ईयर के एंड पर ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। जैसे मान लो, ये आपको समझाने के लिए ऐसे ही मान लो ये एक फाइनेंशियल ईयर है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर जो कैपिटल है वो हमें दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल वो दे रखी है। उसके अलावा विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है।
वो आपसे ये पूछ रहा है कि उनकी कैपिटल बिगिनिंग में कितनी थी, ये पूछ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है जो आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स में मदद करता है। तो पहले बच्चे को ओपनिंग कैपिटल निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप पहले 4 मिनट लो, आराम से करो, और जिसका अगर हो तो मुझे बताना आंसर, तो मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ। जिसका भी हो जाए मुझे बता देना। हो गया, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और और किसका हुआ, हो गया, ठीक है। तो एक महिला वर्ग पुरुष वर्ग में तो हो गया। चलो अब देखो क्या फॉर्मूला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में वैसे लिखवा रखा है, पहले किसी को याद है तो बताओ क्या फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल, फिर उसके बाद बोलो ना, क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है, प्लस करना है ड्राइंग्स, और प्लस करना है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और माइनस करना है एडिशनल कैपिटल। बोलो ना, तुम लोग की तो बोल ही खत्म हो गए ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते। माइनस करना है प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट, वेरी गुड। तो अब ये पुट करो और फिर मुझे बताओ क्या निकल रहा है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला दोबारा लिख दिया। अब ये पुट करके फिर बताओ कि क्या x की ओपनिंग कैपिटल और y की ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, मतलब इसको सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो हमारा ओपनिंग कैपिटल होएगा, ठीक है ना। तो अब पहले फटाफट लिख के जल्दी से वैल्यूज पुट करके फिर बताओ कि क्या आ रहा है। x का बताओ जिसने निकाल लिया। 345, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ भरोसा करके 345, ठीक है। और y का 2,20,000, 2,20,000, ओके। तो y का 2,20,000, ठीक है। तो पहले ये बेसिक एग्जांपल था अभी तक इतना कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट जो हमने उनको दे रखा है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, अब मैं बढ़ूँ आगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, फॉर्मूला अब याद रखना है, ठीक है, धीरे धीरे, अब ऐसे तभी फिर याद रहेगा। केस टू, केस टू मतलब एग्जाम्पल वन ही चल रहा है, एग्जाम्पल वन ही चल रहा है। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, अब इस बार कैपिटल फिक्स कर दी है। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, अब आपको फिर से नए आंसर निकालने हैं कि अगर कैपिटल फिक्स हो गई है एक्स और वाई की, तो अब ओपनिंग कैपिटल क्या होगी। तो एक्स और वाई की कैपिटल मैंने कह दिया है फिक्स हो गई है, फिक्स्ड। तो अब क्या आंसर आएंगे ओपनिंग कैपिटल के, ठीक है। तो अब निकालो फिर चेक करेंगे।
तो हालांकि कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखवा रखा है, आप उससे फटाफट देख सकते हो और जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। चलो तो अब बताओ फटाफट, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या फॉर्मूला है कि क्लोजिंग कैपिटल है उसमें क्या करना है फिर, प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिशनल कैपिटल, बस। तो अगर कैपिटल फिक्स होगी तो फिर आप क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, फिर ड्राइंग्स को प्लस नहीं करना क्योंकि ड्राइंग्स करंट अकाउंट में चली जाती है, और माइनस करोगे सिर्फ एडिशनल कैपिटल, माइनस प्रॉफिट को नहीं करोगे क्योंकि प्रॉफिट भी करंट अकाउंट में चला जाता है। तो अगर कैपिटल फिक्स होगी तो फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। और फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है, एक्स का क्या आएगा, 3,30,000, और वाई का 1,85,000, 95, ओ 1,95,000, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल एक्स की आ जाएगी 3,30,000 और वाई की आ जाएगी 1,95,000, ठीक है। तो अब देखो, पहला सबसे पहले बच्चे को ये बेसिक समझाना क्यों ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के अंदर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी किसी ना किसी सवाल में, और हो सकता है कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दे रखी हो या हो सकता है कैपिटल फिक्स दे रखी हो। तो अगर अपने को कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दे रखी है तो फिर आपको ऊपर वाले तरीके से निकालना पड़ेगा, अगर कैपिटल हमको फिक्स दे रखी है तो फिर नीचे वाले तरीके से निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल दोनों तरीकों से आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया पहले बेसिक। चलो ठीक है, एग्जाम्पल 2, धीरे धीरे एग्जाम्पल का डिफिकल्टी बढ़ता रहेगा तो तैयार रहना है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में लिखना क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, एडिशनल कैपिटल ऑन 1st July, additional capital on 1st July 40,000, withdrawal of capital on 30th September 15,000, drawings on 31st December 20,000, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, उसकी कुछ क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल की तारीख वैसे ज़रूरत नहीं है देने की, लेकिन लिख लो, कहीं बच्चा कहे सर क्लोजिंग कैपिटल की डेट तो आपने दी नहीं, 31 मार्च है ना, तो उसी को क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। आपको इस व्यक्ति का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो 12% पर एनम है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो आपको इस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसका 12% का इंटरेस्ट निकालना है पर एनम, ठीक है। तो चलो पहले आप करो, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।
तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आएगा, मतलब ये क्वेश्चन को आप, मैं भी मार्क कर देता हूँ, आप भी लिख लो। ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर के आ सकते हैं। तो इसमें आपको पुराने वाले एग्जाम्पल का एप्लीकेशन भी करना है और फिर आप इंटरेस्ट सही फिगर निकाल पाओगे। तो किसी का भी हो तो मुझे बताना, जिसका भी हो जाए। हो गया। $17,400। ठीक है, देखते हैं अभी। पहले पहले तो ये पता चले ना हो गया बच्चों का कि नहीं, फिर देखेंगे आंसर। तो चलो, तो पहले ये बताओ कि ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। ओपनिंग कैपिटल तो मैं मान के चल रहा हूँ सबने पुराने वाले फॉर्मूले से देख के निकाल ली होगी। बोलो हाँ। वो सबका हाँ है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल तो सबका हाँ है, ठीक है। तो कितने रुपए निकली वो? 1,45,000, ठीक है। तो मतलब अब इसमें तो किसी को कोई दो राय और कोई संशय नहीं है, ये क्लियर हो गया। चलो ठीक है। अब उसने ये कहा कि एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 40,000। 1 जुलाई को वो 40,000 रुपये एडिशनल लेकर आया, ठीक है। तो जब वो 1 जुलाई को 40,000 रुपये एडिशनल लेकर आया होगा, तो अब उसकी कैपिटल बन गई होगी 1,85,000। बोलो हाँ। इसमें कोई दो राय तो नहीं? बोलो इसमें दो राय है या मेरी राय से सहमत हो? अगर वो घर से 40,000 रुपये लाया है और लिखा है वो एडिशनल कैपिटल 40,000 लेकर आया 1 जुलाई को, तो उसकी कैपिटल 145 से बढ़कर 185 हो गई होगी 1 जुलाई को, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऑन 30 सितंबर 15,000। 30 सितंबर को
30 सितंबर को उसने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए हैं, तो 30 सितंबर को उसकी कैपिटल 1,70,000 हो गई होगी। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं? ओके। अब उसके बाद दिया है कि उसने 31 दिसंबर को ड्राइंग्स करी है। ठीक है, 31 दिसंबर को क्या करा है उसने? ड्राइंग्स करी है। तो ड्राइंग्स जो होती है उसका प्रभाव कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आई? ड्राइंग्स जो होती है उसका कोई भी इफेक्ट, कोई भी इम्पैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं पड़ता। तो मैं 31 दिसंबर को इग्नोर करता हुआ अब आगे बढ़ जाऊंगा और मेरा ईयर जो है वो 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो मतलब इन नट शेल ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये मेरा एक डायग्राम बन गया जो इस व्यक्ति की कैपिटल रही। तो इस व्यक्ति की कैपिटल ओपनिंग रही 1,45,000। फिर कितने महीने बाद? ये 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल रही होगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई यानी कितने महीने तक? 3 महीने। तो 3 महीने तक इसकी कैपिटल 1,45,000 चलती रही। ओके। फिर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कितने महीने? 3 महीने फिर से। तो 3 महीने उसकी कैपिटल 1,85,000 चलती रही। ये ओके। और 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक यानी 6 महीने तक उसकी कैपिटल 1,70,000 चलती रही। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्राइंग्स जो होती है ऑन 31 मार्च उसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब इसमें अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 1,45,000 पर 12% पहले आप कैलकुलेट करोगे तो 3 महीने का करोगे। फिर 1,85,000 पर 12% कैलकुलेट करोगे, वो भी 3 महीने का करोगे। और 1,70,000 पर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो 6 महीने का करोगे। अब इसको देख लो कि ये सबको समझ आ गया कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या समय मतलब क्या टाइम पीरियड चल रहा है, कि भाई पहले का क्या आ रहा है, दूसरे का क्या, तीसरे का, या वैसे ही अगर पूरा ही बताना है तो वैसे तो अलग अलग बता दो, क्योंकि तो बताओ पहले पार्ट का क्या आ रहा है? 404350। ठीक है, फिर इसका 5550। ओके। और उसका 102 10200। ठीक है, तो मतलब ये कि अब फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा वो क्या बनेगा? 20,100। तो इसका मतलब राजीव का था गलत, तो इसका मतलब राजीव फेल। ठीक है, तो सही आंसर आएगा 20,100। ठीक है, समझ आ गया? तो इस एग्जाम्पल से आपके कुछ भ्रम दूर हो गए कि ड्राइंग्स जो है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको हमेशा किस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या थी, और अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल करी तो वो क्या थी, और अगर हमने कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल करा तो वो क्या था, बस। तो उसी के आधार पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? अभी चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के बाद फिर इस चैप्टर में दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है। तो वो कुछ केसेस लिखेंगे, फिर देखते हैं एक बार। नंबर 1, तो लिखो एग्जाम्पल 3 में पॉइंट नंबर 1, एक्स विड्रॉज ₹2,000 at the end of each month, full stop. Find interest on drawing
एट 10%। तो पहले आप निकालो, फिर मुझे बताना। निकाल लिया? ओके, तो देखो महिलाएं तेज चल रही हैं। आ गया? नहीं आया? उधर आ गया? चलो आप बताओ पहले, उधर क्या आंसर आ रहा है? 1100। 1100 ही आ रहा है? बताओ क्या आ रहा है पुरुष वर्ग में तो। 1100। ठीक है। तो एक्स ने विड्रॉ करे हैं 2000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच महीने, हर मंथ। तो अगर कोई व्यक्ति हर महीने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर महीने 2000 रुपये विड्रॉ करेगा, तो उसने पूरे साल कितने रुपए विड्रॉ कर लिए? इसका मतलब उसने पूरे साल कितने रुपए विड्रॉ कर लिए? 24,000 रुपये विड्रॉ करे होंगे, इसका मतलब उसने पूरे साल के अंदर, है ना। पहले ये पॉइंट हो गई क्लियर। अब अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो आपने क्या फॉर्मूला याद कर रखा है कि टोटल ड्राइंग्स इनटू जो भी रेट अपॉन 100, यानी कि 10% अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, है ना। तो आप भोले मासूम बच्चों ने ये नहीं देखा कि मैंने रेट के आगे पर एनम नहीं दिया है। क्या मैंने रेट के आगे पर एनम दे रखा था? नहीं दे रखा था। रेट के आगे पर एनम मैंने तो नहीं दिया था। मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या मैंने रेट के आगे पर एनम दिया था, हाँ कि ना? नहीं दिया था ना, मैंने खाली इतना ही छोड़ रखा था, 10% दिया था बस। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें समय का कोई भी लेन देन नहीं है, इसमें समय का कोई भी लिंक नहीं है। पर एनम का मतलब होता है हम एक साल का 10% दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 10% पर एनम नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमें समय की कोई बाधा नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ भी समय का उपयोग नहीं करना, यानी कि हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2400। ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2400 रुपये। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर पर एनम नहीं है रेट के आगे, तो आप क्यों उसको समय का सहारा दे रहे हो? क्यों आप एवरेज पीरियड ले रहे हो? तो पीरियड तो तभी आएगा ना अगर पर एनम रेट है। तो एवरेज पीरियड तब आते हैं जब रेट्स के आगे पर एनम लगा होता है, अदरवाइज एवरेज पीरियड नहीं आता। क्लियर हो गए? चलो एग्जाम्पल 2, मतलब इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में लिखो, एक्स विड्रॉज ₹3000 at the end of every second month. Find interest on drawing at 6% per annum. हाँ सर, देख लिया इस बार हमने। तो अब निकालो। तो x ने 3000 रुपये निकाले
हर दूसरे महीने के अंत में, तो फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम। ठीक है, तो निकाल के फिर चेक करो। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली इस चैप्टर के। जब तक ये पक्के नहीं होंगे तो ये चैप्टर में गलतियां होती रहेंगी। हो गया? तो महिला वर्ग आगे। चलो, तो पहले जिसका किसी का आया तो बताओ क्या आंसर आ रहा है। आया किसी का आंसर तो बताओ क्या आ रहा है। हाँ, 900। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। और सबका ही 900 आ रहा है या किसी का अलग भी आ रहा है? 900 मतलब जिन्होंने सॉल्व करा, बाकी तो देख रहे हैं ये सर करवाए हम चेपे। तो अब पढ़ते हैं। एक्स विड्रॉज ₹3000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। ठीक है, तो अपने ये 12 महीने बन गए। देखो, तो पहले एक महीना खत्म होएगा, उसने कुछ नहीं करा। जब दूसरा महीना खत्म होगा तब वो यहाँ पर 3000 रुपये विड्रॉ करेगा। बोलो हाँ। ये क्लियर? इसमें यहाँ पे कोई दो राय तो नहीं, ये क्लियर हो गया। फिर तीसरा महीना खत्म हुआ, कुछ नहीं करा। चौथा महीना खत्म हुआ, वो फिर से 3000 रुपये विड्रॉ करेगा। पांचवा महीना खत्म हुआ, कुछ नहीं करा। छठा महीना खत्म हुआ, वो फिर से 3000 रुपये विड्रॉ करेगा। सातवें में कुछ नहीं, आठवें में 3000, नौवें में कुछ नहीं, 10वें में 3000, 11वें में कुछ नहीं, 12वें में 3000। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने टोटल कितनी ड्राइंग्स कर ली थी? 18,000। वेरी गुड। तो ये तो हो गई एक चीज़। ठीक है, पहले उसने 18,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। अब अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो 6% का रेट है, तो 18,000 इंटू 6/100। पहले यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक ओके। अब क्योंकि रेट के आगे पर एनम है इस बार, तो यानी हमें एवरेज पीरियड अपॉन 12 करना पड़ेगा। हमें एवरेज पीरियड अपॉन 12 करना पड़ेगा। ठीक है, अब एवरेज पीरियड को निकालने का किसी को याद है फॉर्मूला? कॉन्सेप्चुअल याद है? बताओ क्या है। हाँ, वेरी गुड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि जब उस व्यक्ति ने पहली बार ड्राइंग करी तो उसके बाद कितना समय शेष रह रहा है। तो उसके बाद 10 महीने बच रहे हैं, है ना, अगर आप देखो। और जब उसने आखिरी ड्राइंग करी, लास्ट ड्राइंग जब करी, उसके बाद कितना समय शेष रह रहा है? 0, कुछ भी नहीं बच रहा। तो एवरेज पीरियड होगा 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो एवरेज पीरियड आएगा 5। तो अब इस 5 पर मुझे बता देना कि 5 की कहानी सबको क्लियर है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। सबको 5 क्लियर है कि कैसे निकालते हैं 5 एवरेज पीरियड, कि पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच गया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? तो ये सॉल्व कर लो, क्या आएगा? क्या आ रहा था? 900। 900 तो लिख दूं? 900 लिख दूं फिर? बोलो ना कितना आ रहा है ये।
450, ओ, तो 900 कहाँ आ रहा है, 450 आ रहा है यहाँ। तो इसका मतलब गलत महिलाओं का है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो गलत है, अच्छी बात है, आज गलत हो रहा है लेकिन एग्जाम में अब नहीं गलत होएगा। आपको ये समझ आ गया, क्लियर हो गया कि कैसे कॉन्सेप्ट लगाने। चलो ठीक है। चलो तो हालांकि आगे बढ़ना था एग्जाम्पल 3 पे, लेकिन एक और करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो इसी का केस 3 लिख लेते हैं। Y withdraws ₹300 in the beginning of every half year. Find interest on drawing at the rate 24% per annum. Y withdraws ₹300 in the beginning of every half year. Find interest on drawing at 24% per annum. चलो तो एक और निकाल के देखो कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्चुअल वाले पर फोकस कर रहा हूं, इसीलिए एग्जांपल। एक इरेगुलर ड्राइंग्स के भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो सीधा फॉर्मूला है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं उसको टच नहीं करूंगा। लेकिन इसको टच कर रहा हूँ एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा के फिर देखो क्या आ रहा है। निकल गया, निकल गया आंसर। चलो तो एक बार पहले बताओ क्या आ रहा है आंसर आपका। क्या आ रहा है, 36 रुपये। ठीक है, और क्या क्या आ रहा है, 72, 36, 27। तो 3 तरह के जवाब आ रहे हैं। तुम भी एसईसी कॉन्वेंट का नाम रोशन करो, अपना जवाब दो। 36, ठीक है। चलो तो देखते हैं। अब ये देखो कि साल में कितने हाफ ईयर आते हैं। साल में हाफ ईयर कितने आएंगे, 2 ही हाफ ईयर आएंगे। हाफ ईयर का मतलब है 6 6 महीने। तो एक साल में 2 हाफ ईयर आएंगे। अब उसने बोला कि वाई विड्रॉ करता है 300 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, मतलब जैसे ही एक हाफ ईयर शुरू होता है वो उसकी बिगिनिंग में ही पैसे निकाल लेगा। तो वो 300 रुपये यहाँ पर विड्रॉ कर लेगा। ये ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फिर ये वाला हाफ ईयर ख़त्म, ये वाला हाफ ईयर ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही अगला हाफ ईयर शुरू होगा वो फिर से उसकी बिगिनिंग में फिर से 300 रुपये निकाल लेगा। तो फिर सेकंड वाला हाफ ईयर भी ख़त्म। तो 2 हाफ ईयर ख़त्म हो गए साल में। तो इसका मतलब उसने कितनी ड्राइंग करी टोटल, अगर ड्राइंग करी तो 600, सही, इनटू रेट अपॉन 100, तो ये हो गया 24/100। अब बचा बस एवरेज पीरियड अपॉन 12, है ना। 3/12, अच्छा, मतलब खुद ही एवरेज पीरियड आपने निकाल लिया, ओके। तो चेक कर लेते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। उसने पहली ड्राइंग कब करी होगी, यहाँ पर करी, ये क्लियर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने
कितना टाइम लेफ्ट है? 12 महीने। 12 महीने लेफ्ट है पूरे, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। फिर उसने आखिरी ड्राइंग ये करी है, लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग से लेकर कितना टाइम लेफ्ट है? 6 महीने। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए आप करोगे 12 + 6/2। तो 12 + 6/2 करोगे तो आएगा 9। तो एवरेज पीरियड बनेगा 9। ठीक है, तो एवरेज पीरियड हो गया 12 + 6/2, तो एवरेज पीरियड हो गया 9। ठीक है, अब 9 चाटे लगाने हैं गाल पे अब ये। अब सॉल्व करो तो ये देख रहे हो, ये हाल है, ये हाल है। अब तो अब बताओ फाइनल आंसर। 120। अच्छा 108, तो ये तो किसी ने भी नहीं बताया था। अच्छा हाँ, तुमने बोला था लेकिन तुम्हारी आवाज दबा दी गई थी। बाकी बाकी ये 36, हाँ बाकी ये 36 ने बोल के, किसी ने 27। चलो अच्छा, ठीक है, तो लिख लो 108। ठीक है, तो देख रहे हो ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल हैं जिसमें आपके हाथ पांव देख लो कैसे ठंडे हो रहे हैं। तो खैर अब प्रैक्टिस करोगे तो सब होएगा। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टच कर लिया जो जरूरी था। अब एग्जाम्पल 4 में भी कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ करूंगा डिस्कस। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बस डेमो सा बनाना है, एक डेमो बनाओ। इसमें लिखो बाय पीएनएल अकाउंट, मतलब ये मनगढ़ंत फिगर है, ये कुछ मनगढ़ंत फिगर मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए मान लेते हैं। उसके बाद डेबिट साइड पे आप लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये। डेबिट साइड पर आप लिख लो सैलरी 5,000 रुपये। और डेबिट साइड पर आप लिखो कमीशन, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। बस इसको बंद कर लो। तो ये मतलब एक मनगढ़ंत फिगर दी है मैंने आपको। पीएनएल अकाउंट मतलब 1 लाख रुपए जहाँ से शुरुआत हुई, 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दिए, 5,000 रुपये सैलरी के दे दिए। ठीक है, तो ये हो गया। कमीशन के आगे है क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको कमीशन पता लगाना है। फाइंड कमीशन। मैं आपसे अलग अलग केसेस में कमीशन पूछूंगा, आप फटाफट से निकाल के मुझे बताओगे। केस ए, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। अगर कमीशन दे रखा है इट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि कमीशन में क्या भरोगे। अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो आप कमीशन में कितने रुपए लिखोगे? 10,000। ठीक है, वेरी गुड। तो सबको ये ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट का मतलब हमेशा होता है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस फिगर इज ऑलवेज नोन एज नेट प्रॉफिट। इसे हमेशा नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो जब भी वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10% देना है, तो यानी कि आपको उस फिगर का ही 10% हमेशा देना पड़ेगा। तो फर्स्ट का आंसर सही बताया आपने, 10,000। ठीक है, तो अब अलग अलग लैंग्वेज में दूंगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो देखते हैं कब तक आप झेल पाओगे। सेकंड लिखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। टेन परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो कितना? इसका मतलब समझ आता है? इसका मतलब है कि आपको नेट प्रॉफिट में से सैलरी पहले पे करनी पड़ेगी। तो आप 1 लाख में से 5,000 सैलरी पहले पे कर दोगे। तो 1 लाख में से 5,000 सैलरी पे कर दी, कितना बच गया? 95,000। तो उसका 10%
9500। हाँ सही, ऐसे ठीक है, समझ आ गया। तो हर केस में कुछ ना कुछ लैंग्वेज का फेर रहेगा। चलो सी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। 10% of net profit after charging commission and salary। बताओ क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है, ठीक है, अभी देखते हैं और बाकी बच्चे क्या बताते हैं। लेट्स सी। बताओ अभिनव क्या आ रहा है? 8636 कह रहा है अभिनव। और क्या आ रहा है? 8636। ओके, तो अवनी बोल दे और फिर गलत तो हो ही नहीं सकता। तो 8636 ही आएगा। अब कैसे आएगा देखो। देखो अभी तक तो आपने पुराने एग्जाम्पल तक तो सही कर लिया था, है ना। अब इस बार वो कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। इसका मतलब इस बार आपको नेट प्रॉफिट में से, यानी कि 1 लाख में से पहले सैलरी भी माइनस तो करनी ही पड़ेगी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, और कमीशन को भी कह रहा है माइनस करना पड़ेगा, है ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। अब अगर हम कमीशन ही निकाल रहे हैं और वो कह रहा है कमीशन को ही माइनस कर दो, तो ऐसा हम कर नहीं सकते। तो हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट बनाना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने की मैथ्स बन जाएगी 10/110 इंटू 95,000। ठीक है ना। तो फिर आंसर आएगा आपका 8636 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो लिख लो सी केस में आपका आंसर आएगा ऐसे। तो अगर कभी भी वो कमीशन को ही चार्ज करवा दे, तो ऐसे रट भी सकते हो आप कि अगर वो कमीशन को ही बोल दे कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो फिर आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलो एक और, डी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% of net profit after charging salary but before charging interest on capital। ओके, पक्का, श्योर, ठीक है। ठीक है, तो ये भी बता देता हूँ कई बच्चों को। अब ये भी लैंग्वेज कई बार कंफ्यूज करने के लिए देती है, लेकिन अगर उसने दिया है कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब इसका मतलब तो ये है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना। तो बस क्या कह रहा है वो, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी कि नेट प्रॉफिट में से हमको सैलरी माइनस करनी है और बस 10% देना है। तो ये बेसिकली हमारे केस बी की तरह ही बन गया। तो आंसर आ जाएगा 9500 ही। ठीक है, तो इसमें ये इसलिए करवाया, कई बार बच्चे को लगता है कि ये पता नहीं है क्या दे दिया, बिफोर चार्जिंग क्यों दे दिया, तो वो कुछ भी दे हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ई, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। इस बार कमीशन है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स
देखते हैं। तो अब इसमें क्या खेल है? अब इसमें अंग्रेजी बदल गई, अंग्रेजी में नेट प्रॉफिट की बजाय हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसे बोलते हैं? देखो इसके नाम से आप समझ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जो अब फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए तैयार है। तो अगर 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट था, आप उसमें से 10,000 इंटरेस्ट के पे कर दोगे, 5,000 सैलरी के भी पे कर दोगे, तो अब कितना बचा? अब कितना बचा? 85,000 बचा। तो 85,000 को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है ना? हाँ, तो कमीशन का आंसर आएगा आपका 8500। तो ये मतलब होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, है ना? तो अगर आप अभी 1 लाख में से इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, सैलरी भी माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 85,000। तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, तो अब देख लो इन पांचों में तो कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 4, थोड़ा बहुत कमीशन से रिलेटेड। इसके बाद एग्जाम्पल 5। तो इसमें लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू 20,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का 3,000 और 4,000, उसके बाद सैलरी एक्स की और वाई की 80,000, 60,000, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल एक्स का और वाई का 20,000 और 30,000, प्रिपेयर P&L appropriation account and partners capital account. Prepare P&L appropriation account and partners capital account. ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल इसलिए दिया बस जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल कि P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, उसमें क्या आइटम पोस्ट करते हैं, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या आइटम पोस्ट करते हैं ना। फिर एक पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर पास्ट एडजस्टमेंट पर बढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पर बढ़ेंगे। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो देखो क्या आ रहा है।
तो पी एन एल अप्रो में बताने का पहले क्या आ रहा है। पी एन एल अप्रो किसी ने बनाया? हम्म। बनाओ बनाओ। पी एन एल अप्रो बनाओ। हाँ, वही मैं पूछने ही वाला था कि प्रॉफिट क्या आ रहा है पहले। मतलब दोनों का या तो अलग अलग बता दो। 3 लाख। ओके, तो सबका यही आ रहा है। आपका कितना आ रहा है? 2 लाख 70। और बाकी 3 लाख 33,000। 3 लाख 33,000। तो करके देखें। हाँ, तो सिंपल है। मतलब मैं वो नहीं लिख रहा पर्टिकुलर, बट आपको प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए। पहले आपको उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये हो गया पॉइंट 1। ठीक है। अब उसके बाद डेबिट साइड पर आप क्या क्या लिखते हो? डेबिट साइड पर आप लिखते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो अपने को दे रखी है 3,000 और 4,000। तो इकट्ठा लिख लेता हूँ 7,000। और डेबिट साइड पर हम लिखते हैं पार्टनर की सैलरी, वो हमको दे रखी है 80,000 और 60,000। तो मतलब एक साथ लिख लेता हूँ 1,40,000 बस। इन्हें बोलते हैं अप्रोप्रिएशंस। तो टोटल आ रहा है 4,80,000। 4,80,000 में से 1,47,000 माइनस करोगे तो क्या प्रॉफिट बचेगा? 3,33,000। तो प्रॉफिट बचेगा 3,33,000। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो एक्स और वाई का हो जाएगा 166,500 166,500। ठीक है, क्लियर? तो अभी इसमें कोई दिक्कत डाउट परेशानी तो नहीं? तो ये बेसिक एग्जांपल था, जस्ट कि आपको पहले आइटम्स एक बार याद हो जाए कि कहाँ पर क्या लिखते थे। क्लियर? अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अब कैपिटल अकाउंट बनाओ और मुझे बैलेंस बताना कि क्या बच रहा है। एक्स और वाई का क्या बैलेंस बच रहा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो मैं आइटम्स डिस्कस करूंगा आपके साथ।
फिर मुझे बताना, या किसी का एक्स का बैलेंस अगर बच रहा है तो बताना। तो कहाँ कहाँ पे क्या लिखने का होता है? एक्स और वाई की जो भी ओपनिंग कैपिटल हमको दे रखी है 20,000 और 30,000, तो वो हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 20,000 और 30,000 है ना, पहले वो आ जाएगा। फिर जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं वो हमें क्रेडिट साइड पर लिखना है। जैसे हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 3,000 और 4,000, वो लिख लेंगे। फिर हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, कितनी सैलरी दे रहे हैं, 80,000 और 60,000, वो लिख लेंगे। इसके अलावा फिर हम पार्टनर्स को प्रॉफिट जो दे रहे हैं, अभी जो निकाला 166,500, 166,500 वो लिख लेंगे। ठीक है, पहले बेसिक आइटम समझ आ गए कि किधर क्या लिखना है, याद हो गए बेसिकली, या ये तो पता ही होना चाहिए। तो ड्राइंग्स इसमें कोई है नहीं, होती तो डेबिट में आ जाती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें कोई है नहीं, होती तो डेबिट में आ जाती। लॉस इसमें कोई है नहीं, होता तो डेबिट में आ जाता। तो बस अब आप देख लो कि इनके क्या बैलेंस कैरिड डाउन बच रहे हैं वो बता दो। 2,69,500 और वाई का 2,60,500। ठीक है, तो बस, तो ये मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा इसलिए टच करा सो दैट आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाने को आ जाए या कैपिटल अकाउंट अगर बनाने को आ जाए तो मतलब उसमें क्या हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल ओके है, कोई भी परेशानी यहाँ तक तो नहीं हो रही? चलो ठीक है, तो अब हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के एग्जाम्पल। पास्ट एडजस्टमेंट में बच्चों को थोड़ी तकलीफ रहती है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो रहेगा आज का कॉन्सेप्चुअल, उसमें देखते हैं। एक्स एंड वाई आर 2:1 पार्टनर्स, फुल स्टॉप। फॉलोइंग omissions were there, कुछ omissions हो गए। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x 3,000 y 4,000। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग x 2,000 y 1,000। नंबर 3, सैलरी x 5,000। नंबर 4, कमीशन y 4,000। तो मतलब ये कुछ ओमिशंस हो गए। ओमिशंस का मतलब होता है कि पार्टनर्स को ये चीज़ें हम देना या लेना उनसे भूल गए। ठीक है ना, ये गलती हो गई। अब इतना तो आपको याद ही होगा कॉन्सेप्ट कि ये कुछ गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹2 लाख was divided इग्नोरिंग अबव। मतलब वही, हालांकि वो ये पॉइंट ऊपर भी आ गई बात कि हमने ओमिशन कर दिया। ओमिशन का मतलब ये है कि हम ये 4 चीज़ें देना भूल गए, तो वो बात नीचे भी लिख दी कि प्रॉफिट 2 लाख रुपए बांट दिया इग्नोरिंग अबव, मतलब ऊपर की बातों को इग्नोर करे बिना, मतलब दिए बिना इग्नोर कर दिया। तो पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो पहले आप अपने हुनर का प्रदर्शन दिखाएंगे, फिर देखते हैं कि कौन है होशियार, कौन है राजीव। चलो, तो एडजस्टमेंट एंट्री एक बार आप ट्राई करो, देखो कॉन्सेप्ट में अगर कहीं पर आपको स्टेप्स मिले या किताब में अगर कहीं मिले या याद है तो बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है, तो ये सबसे पहले तरह की गलती होती है जिसमें हम कुछ भूल जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक मतलब पक्का ही है कि आएगा ही आएगा किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और उसके अंदर ये जो गलती आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल भी आ सकता है जिसमें ओमिशंस हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी एक्स को, कमीशन नहीं दिया वाई को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया एक्स और वाई से। तो एक बार करो, फिर हो जिसका हो जाए तो मुझे फटाफट आंसर बताओ। ठीक है, जिसका भी हो मुझे एक बार आंसर वाली एंट्री बताना। आई बनी एंट्री किसी की? बन गई? चलो इतनी देर में बन जानी चाहिए। बन गई? क्या बन रही है? एक्स, एक्स डेबिट, हाँ, 2/2 667, ओके। सही है, ठीक है, ओके। चलो तो अब देखो कि क्या करना है, स्टेप्स पे फोकस करना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान ध्यान से। क्या स्टेप्स होते हैं? अच्छा, दो ही पार्टनर है इसमें, तो एक्स और वाई। ठीक है,
तो जैसे जब भी ओमिशंस हो जाता है या ओमिशन वाली गलती की हम बात कर रहे हैं अगर, तो हमने इसमें क्या क्या ओमिशंस कर रखे हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया पार्टनर्स को, पहले ये था। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करने का मतलब होता है अब हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो कितने रुपए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3,000 और 4,000। तो आप उन्हें 3,000 रुपये एक्स को और 4,000 रुपये वाई को दे दोगे। क्रेडिट करने का मतलब है यू आर गिविंग दिस अमाउंट टू द पार्टनर। अब उसके बाद था सैलरी। सैलरी हमने एक्स को 5,000 नहीं दी, तो हम सैलरी 5,000 रुपये एक्स को दे देंगे, वाई की तो है ही नहीं। फिर हमने कमीशन नहीं दिया, किसे नहीं दिया? वाई को 4,000, तो हम कमीशन वाई को दे देंगे 4,000। ठीक है, यहां तक हो गया स्टेप। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है। ये दिया नहीं जाता, ये लिया जाता है पार्टनर से, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में चर्चा हो चुकी है, 2,000 और 1,000। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे तो आपको पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने का मतलब है पार्टनर से ले लो, तो इसको हम नेगेटिव सिंबल दिखा देते हैं, यानी कि ये हम ले रहे हैं और बाकी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, तो यही हमसे गलतियां हुई थी, 4 ओमिशंस हुए थे, तो हमने चारों ओमिशनों को लिख लिया। तो पहले यहां तक बताओ, यहां तक स्टेप याद रहेगा? चारों ओमिशन को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बताओ, किसी को याद है? नेक्स्ट अब क्या करने का? अरे नहीं, मेरा वाला तरीका बताओ ना। भगवान कृष्ण का रूल लगाना है, याद तो रखते नहीं बातें। भगवान कृष्ण का रूल क्या है? कमजोर का साथ देना है। हाँ देखो, वो कन्या चिल्ला रही है। अब कमजोर का साथ कैसे देना है? पहले आप क्रेडिट की टीम के टोटल कर लो कि क्रेडिट में कितने कितने आइटम लिखे हैं, उन सबका टोटल कर लो। ठीक है, क्रेडिट में क्या क्या लिखा है देखो, मैं टिक लगा रहा हूँ लाल रंग से। 3,000, 4,000, 5,000, 4,000, ये चारों फिगर लिखी है क्रेडिट वाली। इन्हें जोड़ लो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16। तो क्रेडिट की टीम में 16,000 सैनिक हैं। बोलो राजीव। हाँ। फिर डेबिट की टीम, पांडवों की टीम। अब पांडवों की डेबिट टीम जोड़ो, 2,000 और 1,000। तो पांडवों की टीम में 3,000 सैनिक हैं। बोलो हाँ, ये क्लियर। तो अब आप कौन सी टीम का साथ दोगे? डेबिट की टीम का साथ दोगे। तो पहले यहां लिख लिया डेबिट, ठीक है, क्योंकि आपको डेबिट की टीम का साथ देना है। कौन सी टीम का साथ देना है? डेबिट की टीम का साथ देना है, तो वहां पे लिख लिया डेबिट। क्लियर हो गई बात? अब कितने सैनिक लेकर जाओगे कि लड़ाई बराबर की हो? हाँ बोलो ना, आवाज कहाँ गई? 13,000 सैनिक लेके जाओगे कि नहीं? 13,000 सैनिक डेबिट में होने चाहिए ताकि दोनों की लड़ाई बराबर हो। तो ये फन तरीका है याद रखने का। तो 13,000 रुपए को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करना पड़ेगा। तो 13,000 को 2:1 में जब आप डेबिट करोगे तो कितना आएगा? 866, मतलब इसको 7 बना देते हैं और इसको 4,333 बना देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अब स्टेप? तो ये स्टेप याद रखो बस। फिर प्लस माइनस तो कर ही लोगे। तो x का आंसर आएगा -2667 और y का आंसर आएगा +2667। बस। तो नेगेटिव का मतलब होता है डेबिट, ये तो पता ही है, और पॉजिटिव का मतलब है क्रेडिट। तो एंट्री बन गई x डेबिट 2667 टू y 2667। यस, ये अब वो मैं अगले एग्जांपल में कवर करूंगा कि जब ओमिशन की गलती हो जाती है तो उसमें प्रॉफिट का कोई भी रोल नहीं होता। तो मैं एक बार वापस से क्वेश्चन पर आ रहा हूं। मैंने ये लाइन दी थी सिर्फ कुछ बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट लिखा था ना, कि बांट दिया हमने। तो बच्चों को लगता है कि ये प्रॉफिट रॉन्ग प्रॉफिट है, या मतलब इसमें आप स्टेप लगाने का सोच रहे होंगे। रॉन्ग प्रॉफिट तब लिया जाता है जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल 7 में करवाऊंगा। एक बार एग्जाम्पल 7 करना, फिर देखना डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है ना।
तो खैर, ओमिशंस वाले गलतियों के स्टेप याद रखो। ओमिशन वाली गलतियों में स्टेप क्या करने हैं आपको, मतलब जो ओमिशन हुए हैं वो दे दो। आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, और आईओडी लेना है तो इसलिए डेबिट कर दो। उसके बाद भगवान कृष्ण का रूल याद रहेगा, कमजोर का साथ देना है। कमजोर का साथ कैसे देना है, दोनों टीमों का टोटल कर लो, जो टीम कम होगी उस टीम में आप उतने सैनिक लेकर चले जाओगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो एग्जाम्पल 7 करते हैं, थोड़े से दिमाग के घोड़े और खुलेंगे। तो एग्जाम्पल 7 में लिखना है, X and Y are 2:1 partners। उसके नीचे लिख लो सेम एज एग्जाम्पल 6, और लास्ट लाइन लिखी है प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2 लाख was divided equally ignoring the above items। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, अब देखो, अब सबसे बड़ा डिफरेंस देखो, बहुत ध्यान से देखो, हर चीज में कुछ बारीकी होती है, उसको समझना। एग्जाम्पल 6 की लास्ट लाइन पढ़ो, उसमें लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख वॉज डिवाइडेड इग्नोरिंग अबव। उसमें क्या हमने गलत रेशियो में बांट रखा है, ऐसा तो नहीं बोला ना। लेकिन अब एग्जाम्पल 7 की लास्ट लाइन पढ़ो, सब कुछ सेम है, पूरा एग्जाम्पल सेम है। ऊपर एक्स और वाई 2:1 पार्टनर है, ये भी दिया है। सारी चीजें हमने 4 चीजें ओमिशन कर दी, वो भी सेम दी हैं। लास्ट में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपए वॉज डिवाइडेड इक्वली। इसका मतलब ये कि हमने प्रॉफिट में गलती करी है, प्रॉफिट बांटने में गलती हुई है। समझे डिफरेंस? खासकर अभिनव तुम समझे, क्योंकि तुम्हें डाउट था। तो इसमें इसे बोलते हैं रॉन्ग प्रॉफिट। इसका मतलब भाई, मान लो मेरे पास 200 चॉकलेट्स थी, जो मुझे वैसे तो बांटनी चाहिए थी 2:1 में। महिलाओं को देनी चाहिए थी 133, पुरुषों को देनी चाहिए थी 66, लेकिन मैंने गलती से वो बराबर बांट दी, दोनों को 100-100 दे दी। इस गलती को बोलते हैं कि रॉन्ग प्रॉफिट हुआ है। तो ये डिफरेंस है एग्जाम्पल 6 में और एग्जाम्पल 7 में। पहले क्वेश्चन का डिफरेंस समझ आ गया सब बच्चों को? क्वेश्चन सेम तो नहीं लग रहा कि सेम ही है? लास्ट लाइन की वजह से डिफरेंस है। 6 में लिखा था बस प्रॉफिट बांट दिया, ये तो नहीं बोला ना कि गलत बांट दिया। लेकिन 7 में लिखा है प्रॉफिट बांट दिया और इक्वली बांट दिया, जबकि रेशो उनका क्या था? रेशो था 2:1। यानी कि सही रेशियो था 2:1, और उन्होंने गलती से इक्वली बांट दिया। तो दिस टाइप ऑफ एरर में आप कहते हो कि प्रॉफिट की गलती है, प्रॉफिट रेशियो गलत बांट दिया है। पहले क्वेश्चन की क्लियर होगी बात? चलो, तो अब अपने हुनर का प्रदर्शन करो जो आप में बहुत कम है। और फिर देखते हैं किसका आता है सही। तो बनाओ अब जर्नल एंट्री, फिर देखेंगे कि क्या है। वैल्यू सारी सेम है एग्जाम्पल 6 की तरह, बस लास्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो लेट्स सी कि किसको स्टेप याद है, कैसे करते थे, देखते हैं एक बार।
तो जिसको याद है स्टेप वो करके देखो, स्टेप लगा के देखो कि क्या आ रहा है। तो क्या करना है? अब इसमें याद है किसी को क्या स्टेप्स करने के हैं? बताओ सबसे पहले क्या करना है। हाँ, अभी इस बार हमें पहले स्टेप के अंदर रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेना होता है। वापस लेने का मतलब है कि हमें एक्स और वाई से 2 लाख रुपए वापस लेने पड़ते हैं। तो इसको, इस स्टेप को बोलते हैं रॉन्ग प्रॉफिट को हम डेबिट कर रहे हैं। डेबिट करने का मतलब है दोनों से गलत गलत वाला प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। तो जैसे एक बार क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपए वॉज डिवाइडेड इक्वली। तो हमने दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए होंगे इक्वली, तो हम पहले, सबसे पहले उनसे वो 1-1 लाख रुपए वापस लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाला स्टेप एक एडिशनल हो जाता है। बस पहले तो ये एक नया स्टेप हो जाता है। उसके बाद बाकी जो जो चीजें हमने ओमिट कर दी थी वो एज इट इज ही लिखेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, कितना था वो? 3,000 और 4,000, वो आप एज इट इज दे दोगे। सैलरी कितने रुपए देनी थी? 5,000, वो आप एक्स को एज इट इज दे दोगे। कमीशन कितने रुपए देना था? 4,000, वो आप वाई को एज इट इज दे दोगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों से जो लेना था, 2,000 और 1,000, वो आप उनसे एज इट इज ले लोगे। मतलब उसके बाद के यहां तक के स्टेप सेम। समझ आ रहा है पॉइंट, क्या डिफरेंस है दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद अगला स्टेप बताओ राजीव। हाँ, तो इसमें आप भगवान कृष्ण का रूल नहीं लगा सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कई बच्चे, एक अच्छी चीज लगती है ना जैसे, तो सोचते हैं हर जगह ये भेड़ दो। भगवान कृष्ण का रूल नीचे वाले एग्जाम्पल 7 में नहीं लग सकता, उसमें फिर गलत हो जाएगा। भगवान कृष्ण का रूल सिर्फ और सिर्फ ओमिशन वाले एरर पर ही एप्लीकेबल है, हर सवाल में ये नहीं चलता। तो एग्जाम्पल 6 में भगवान कृष्ण का रूल लग गया, ठीक हो गई बात। लेकिन एग्जाम्पल 7 में या इस तरह की गलतियों में जिसमें प्रॉफिट रॉन्ग बांटे जाते हैं, तो जब भी रॉन्ग प्रॉफिट बांटे जाते हैं तो ऐसे सवालों के अंदर आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ता है बच्चों, और फिर उसे पार्टनर्स के बीच में देना पड़ता है। ठीक है ना? तो आपको करेक्ट प्रॉफिट को निकालना पड़ता है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस करेक्ट प्रॉफिट। तो अब करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल 5 या मतलब बेसिक एग्जाम्पल करवाया था कि करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मैं एक छोटा सा P&L अप्रोप्रिएशन ऐसे ही डेमो के तौर पे बस बना रहा हूं, जिसमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आप इधर लिखोगे, ये तो आपको पता ही है, क्रेडिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3,000, वो आप लिखोगे क्रेडिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना है? 7,000, वो आप लिखोगे डेबिट साइड। उसके बाद सैलरी 5,000 है, वो आप लिखोगे डेबिट साइड। कमीशन 4,000 है, वो आप लिखोगे डेबिट साइड, है ना, ये लिखोगे। और फिर अगर आप देखो क्लोज करके, खाता बंद करके, कि क्या प्रॉफिट बच रहा है,
तो बताओ क्या प्रॉफिट बच रहा है, क्या बैलेंसिंग फिगर बच रही है? 187,000 बच रहा है। तो इसे बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट, मतलब ये आपका सही प्रॉफिट है जो होना चाहिए था, तो इसे बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट। और सही रेशो क्या था एक्स और वाई का? 2:1 था सही रेशो, इक्वल तो था नहीं, इक्वल तो हमने गलती से बांट दी थी चॉकलेट्स। तो 1,87,000 को 2:1 में बांटो, फिर मुझे भी बताओ। तो 1,87,000 को 2:1 में बांटिए। 1,87,000 तो 2:1, वाई का आएगा 62,333 और एक्स का आएगा 1,24,667। तो इन फिगर्स को बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट, मतलब ये सही प्रॉफिट अब निकले हैं, अब निकले हैं ये सही प्रॉफिट एक्स के और वाई के। 1,24,667 और वाई का 62,333। ठीक है ना, यहां तक चेप लिया? तो अब ये सही प्रॉफिट हमको ऊपर लेके यहां पे लिखने पड़ेंगे। एक्स का 1,24,667 और वाई का 63,333। तो अब देखो कि कहानी क्लियर। 62,333, सॉरी 62,333। तो ये देख लो, अब स्टेप देख लो, इतने घातक स्टेप हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एग्जाम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक होने की पूरी चांसेस रहेंगी, है ना? या तो आप गलत स्टेप लगाओगे या भूल जाओगे। तो बाकी इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ, या अगर निकाल दिया किसी ने तो बता देना। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा मतलब वो आपका फिर नेट इफेक्ट हो जाएगा। तो समझ आया कि दोनों एग्जाम्पलों में क्या डिफरेंस है? खाली ओमिशन होगा तो एग्जाम्पल 6 की तरह कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट में गलती है, प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट रखा है, तो फिर आपको इस तरह से स्टेप करने पड़ेंगे। पहले रॉन्ग प्रॉफिट देना पड़ेगा पार्टनर से, मतलब लेना पड़ेगा पार्टनर से, फिर उनको करेक्ट प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है, तो मैं इस पर टिक लगा रहा हूँ, मतलब ये फिर नेट इफेक्ट तो आप निकाल लोगे। इसके बाद एग्जाम्पल 8 और करते हैं। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के देख लो, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं इसीलिए। एक्स एंड वाई आर 2:1 पार्टनर्स, दे ओमिट, मतलब वो भूल गए, नंबर 1 आईओसी एक्स 5,000 वाई 6,000। नंबर 2 सैलरी एक्स 3,000। नंबर 3 मैनेजर कमीशन 8,000। और नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स 2,000 वाई 6,000। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर रुपी 1,80,000 was divided ignoring above. पास जर्नल एंट्री। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का ही। तो इसमें भी एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो, और इस बार वो भूल गए, वही 4 चीज़ें लिखी हैं, 4 चीज़ें भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, मैनेजर कमीशन देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। बाकी वही प्रॉफिट दे रखा है जो बांट दिया, इग्नोरिंग अबव। तो पूछ रहे कि
जर्नल एंट्री करो। तो पहले आप करो, फिर देखते हैं। तो घर जाके ये 8 एग्जाम्पल्स आज अच्छे से ज़रूर करना। अगर कहीं पर दिक्कत आई है तो इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से अभी वीक चल रहे हैं। तो एक बार ट्राई करो, फिर जिसको आता है मुझे बताना क्या आंसर आ रहा है। तो बताइए जी, किसी का हो तो। चलो अब ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि ये वाला एग्जाम्पल 6 की तरह है कि 7 की तरह है। मतलब पहला सवाल तो ये, क्योंकि पहले क्वेश्चन की पहचान जरूरी है ना, नहीं तो फिर पता चला एग्जाम में गलती हो रही है। तो ये 6 की तरह है कि 7 की तरह है? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 7 का होगा, कुछ कह रहे हैं 6 का होगा। 7 क्या था? 7, पहले 7 देखते हैं। 7 में ये था कि, एक बार चलो 7 पे चलते हैं। 7 में ये था कि सही प्रॉफिट रेशियो था 2:1, और हमने गलती से बांट दिया था इक्वल, बराबर बांट दिया था। मतलब 7 में क्या था पॉइंट, कि आपने प्रॉफिट बांटते समय रेशियो गलत लिया है। इसको हिंदी में लिख दूं? मतलब 7 कौन सी गलती होती है कि प्रॉफिट बांटते समय रेशियो गलत है। ठीक है ना? 7 में ये था। अब एक बार 8 पढ़ रहा हूं। 8 में बताओ, कहीं ऐसा कुछ लिखा है कि प्रॉफिट बांटा गलत रेशियो में? ऐसा लिखा है क्या 8 में? 8 में तो नहीं लिखा है ऐसा कुछ भी। हाँ, अगर मैं लास्ट लाइन में लिख देता कि 1,80,000 वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:3, या इन द रेशियो 3:1, या इन द रेशियो 10:9, तो आप कहते कि सर गड़बड़ हो गई रेशियो के अंदर। पहले क्वेश्चन की पहचान हो रही है कि क्या फर्क है। ठीक है, तो ये 7 तो नहीं है। अच्छा, अब हो सकता है आपको लगे कि ये 6 वाले स्टेप्स पे चलेगा। तो ये 6 वाले स्टेप्स पर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक ओमिशन जो हो रहा है वो हो रहा है मैनेजर कमीशन का। देख रहे हो थर्ड पॉइंट, थर्ड ओमिशन किस चीज का हो रहा है? मैनेजर कमीशन का हो रहा है। अब मैनेजर कमीशन को बताओ मैंने क्यों हाईलाइट करा, ये क्या है ऐसा, इसमें क्या है ये?
वेरी गुड। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, है ना। तो इसीलिए इस ये क्वेश्चन भी अपने आप में बन गया अब डिफरेंट, तीसरी कैटेगरी समझ लो बन गया। तो पहली कैटेगरी 6 हो गई, दूसरी वाली 7 हो गई, ये अपने आप में एक और नई कैटेगरी बन गई गलती की, जिसमें हम किसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ओमिशन कर रहे हैं, मैनेजर कमीशन का ओमिशन कर रहे हैं। तो अब इसमें स्टेप्स करते हैं सॉल्व। तो अगर किसी को याद है तो बताओ कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? सबसे पहले हम प्रॉफिट को वापस लेते हैं, या जिसको कह लो कि रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो 7 की तरह बन गया। हाँ बन गया, लेकिन एग्जैक्टली 7 है नहीं, वो तो इसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट जो दे रखे हैं 1,80,000 उसको 2:1 में वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इसको कितना मिलेगा? इसको तो 120 मिलेगा और इसको मिलेगा 60, ठीक है। पहले वापस लिया आपने गलत प्रॉफिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, वो दे देंगे। कितना था? 5,000 और 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद हमें सैलरी नहीं दी हमने, तो सैलरी दे देंगे। सैलरी कितनी है? एक्स की 3,000, तो एक्स को सैलरी दे देंगे 3,000। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर देंगे 2,000 और 6,000। अब उसके बाद लिखा है मैनेजर कमीशन भी नहीं दिया 8,000। तो मैनेजर कमीशन जो है, क्या वो एक्स के कॉलम में लिखूं कि वो वाई के कॉलम में लिखूं? बताओ। मैनेजर कमीशन, हमने मैनेजर कमीशन नहीं दिया, तो वो एक्स के कॉलम में लिखूं कि वाई के कॉलम में लिखूं? बताइए। किसी के भी नहीं, बिल्कुल। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जैसे मैनेजर कमीशन, वो किसी के भी कॉलम में नहीं आएगा, है ना। नेवर। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भाई मैनेजर का कमीशन एक्स को तो नहीं दोगे। भाई बाहर मैनेजर बैठा है, मुझे उसको कमीशन देना है, तो वो पैसे मैं आपको तो नहीं दूंगा या इनको तो नहीं दूंगा। एक्स को तो मिलेगा एक्स का पैसा, वाई को मिलेगा वाई का पैसा। मैनेजर कमीशन एक्स को या वाई को तो नहीं मिलेगा। तो ये भी हो गया। उसके बाद हमें फिर से इसमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, और उस करेक्ट प्रॉफिट को फिर निकाल के हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब करेक्ट प्रॉफिट आप निकालो, क्योंकि बहुत देर से चेप रहे हो, तो थोड़ा सा करेक्ट प्रॉफिट निकालो कि क्या आएगा। हाँ मतलब सब बच्चे करेक्ट प्रॉफिट एक बार निकालना। अब तो पी एन एल अप्रो जानते ही हो ना बनाना, तो एक बार पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और देखो कि करेक्ट प्रॉफिट क्या आएगा। पी एन एल अप्रोप्रिएशन बना के रफ में देखो, फिर मुझे बताओ। तो किसी का आए तो बताना। करेक्ट प्रॉफिट क्या आ रहा है? 1,66,000। ओके, तो 1,66,000 चेक करते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ। आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000, तो पहले आप उसमें से मैनेजर कमीशन तो माइनस करोगे, है ना, क्योंकि मैनेजर कमीशन एक चार्ज है, ठीक है। ये सबको क्लियर है? ओके। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पर लिखोगे, वो 8,000 है। उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पर लिखोगे,
उसके बाद आप 3,000 की सैलरी डेबिट साइड पर लिखोगे बस। तो क्या बचेगा प्रॉफिट या बैलेंस, मतलब टोटल करके 1,66,000। तो इसका मतलब आपका सही प्रॉफिट बचेगा 1,66,000। बोलो बात समझ आ रही है सब बच्चों को, क्लियर हो गई कहानी? ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट बचेगा 1,66,000। तो अब ये वाला प्रॉफिट अब मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर आ रहा हूँ। तो 1,66,000 को अब हम सही करेक्ट प्रॉफिट को अब 2:1 में, यानी कि जो उनका रेशियो था उसमें एक्स और वाई को दे देंगे। तो 2:1 में बांट के क्या आएगा? 1,66,000 को 2:1 में बांटो तो इसका तो आएगा 5333, सॉरी 55,333, और x का आएगा 110,667, 110,667। अब नेट इफेक्ट मैं x का निकाल रहा हूं, आप y का निकालो। ठीक है, नेट इफेक्ट भी निकालना इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं x का निकाल रहा हूं, आप y का निकालो। ठीक है, मैं x का निकाल रहा हूं, x का आ रहा है -3333। अब y का आप निकालो, क्या आ रहा है? 4 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 4,667। तो x का भी नेगेटिव आ रहा है और y का भी नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब है डेबिट। तो यानी एंट्री बनेगी x डेबिट 3333, y डेबिट 4,667। बस। ठीक है राजीव, सही है, एंट्री ऐसी छोड़ दें। तो अब क्या होगा? हाँ जी, ये इसीलिए एग्जाम्पल 8 करवाया, ये स्पेशल क्वेश्चन इसीलिए है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ओमिशन हो रहा होता है, उसमें आपकी एंट्री कभी भी मैच नहीं होगी। इनफैक्ट मैं बता देता हूं, अगर मैच होने लगे तो समझ लेना गलत करा है। अगर इसमें एंट्री मेरी मैच हो जाती ना तो मैं कहता मैंने गलती करी है। तो इसमें आपकी एंट्री कभी भी मैच नहीं होगी। तो वो एंट्री मैच पता है कब होगी? जब आप उस मैनेजर कमीशन को, यानी जो हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ओमिट कर दिया था, उसे क्रेडिट करोगे एज ए लाइबिलिटी। कितना था मैनेजर कमीशन? 8,000 था ना मैनेजर कमीशन। तो अब आप देखो एंट्री मैच हो गई, एंट्री टैली हो रही है ना। एक्स डेबिट वाई डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से यही सिखाना था कि एंट्री मैच ही तब होगी जब आप आउटस्टैंडिंग चार्ज को लिखोगे। तो देख रहे हो, ये तो 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपके साथ डिस्कस करें। चलो ठीक है, तो समझ आ गई कहानी आज की।